आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनसाइट के डेली करंट अफेयर्स 2 जून की। सिंस ये नया मंथ है तो इस सीरीज़ की मैंने प्लेलिस्ट भी डिफरेंट बना दी है और मैंने इसका थंबनेल का थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दिया है ताकि जो लोग अभी पिछले वाले देख रहे हैं वीडियोस उनको कन्फ्यूजन ना हो। हर मंथ के मैं थंबनेल्स में थोड़ा थोड़ा कलर में डिफरेंस करता चलूँगा और इस वीडियो के बाद आप लोगों को इनसाइट की मंथली कंपाइलेशन की जो प्रीवियस मंथ की मई की पहली वीडियो है वो भी अपलोड हो जाएगी और एक वीडियो और अपलोड होगी आज की ही डेट के अंदर। तो सारी देखते रहना और कंटिन्यूटी रखो। जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उनको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखो क्या होता है ना, आप खुद पढ़ने लगते हो ना करंट अफेयर डेली वाले, तो कुछ समझ में नहीं आता ना, तो आप गिव अप कर देते हो बीच में कि यार कौन इसका मीनिंग ढूंढेगा, कौन इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेगा। फिर थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो जाता है कि यार कितनी मेहनत करनी पड़ रही है एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए ऐसी ट्यूटोरियल वीडियोस देख लिया करो, उससे क्या होगा कि आप लोगों का टाइम बच जाएगा सारा का सारा, ठीक है। और इन चीज़ों को समझ में नहीं आता तो रिपीटेटिवली देख लिया करो। जो चीज़ फिर भी अटक जाती है उसको बेशक अपना या तो पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लिया करो या फिर आप खुद सर्च कर लिया करो, तो आपको ईजिली समझ में आएंगे, आपका टाइम सेव होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम सेव होना चाहिए, ठीक है। जो लोग नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूँ, इस मंथ से हम लोग प्रीलिम स्पेसिफिक यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। प्रीलिम स्पेसिफिक मंथली कंपाइलेशन में एक फाइनल वीडियो बन के आएगी 1-1.5 घंटे की, सारे पूरे महीने के वहीं पर डिस्कस हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ मेन करते हैं डिस्कशन और इनके जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं नीचे वो डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पीएम स्वनिधि। क्या स्कीम है ये? कॉन्गो ने डिक्लेयर किया वहाँ पर एक न्यू इबोला एपिडेमिक का बारे में। चाइना अपोज कर रहा है थर्ड डिफेंस सिस्टम साउथ कोरिया में जो यूएस ने लगाया है। G7 ग्रुप के बारे में जानेंगे क्या है ये और क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ट्रंप ने इनवाइट किया अभी इंडिया से मोदी को। और मूडीज़ ने डाउनग्रेड की है इंडिया की रेटिंग, जो इकोनॉमिक रेटिंग होती है वो। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, RT-PCR टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है। और NPCI ने डिनाई किया है कि भीम ऐप का जो डेटा है उसमें कोई ब्रीच नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोग अपने पहले ही टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च की है पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म इसको एक्सपेंड करते हैं ना तो स्व स्ट्रीट वेंडर आत्म, इससे बनता है स्व और निधि वर्ड से निधि बनता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। आत्मनिर्भर तो आप समझते होंगे सेल्फ रिलायंट वाली चीज़ है। इसे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था 14 मई को। इससे क्या होगा, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, जो गली में सामान वगैरह बेचने वाले होते हैं, उनकी जो रोज़मर्रा की जो जीवन है, जो नेशनल लॉकडाउन के कारण बहुत ही अफेक्ट हुआ था, उसमें उनको रिवाइव करने में उनको हेल्प मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर का नाम है हरदीप सिंह पुरी और इससे पहले ये मिनिस्ट्री वेंकैया नायडू जी के पास थी, जो बाद में जब वाइस प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद हरदीप सिंह पुरी जी को दे दी गई थी। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, आपको पता होना चाहिए। ओवरव्यू देखते हैं। देखो ये एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है। माइक्रो क्रेडिट मतलब, क्रेडिट का मतलब होता है कि पैसा देना। तो स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाएगा, अफोर्डेबल लोन होगा, जो कि 10,000 रुपीज़ तक का ले सकते हैं। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इसका फ़ायदा होने वाला है जिनका बिजनेस ऑपरेशनल था 24 मार्च से पहले। ये स्कीम जो है ये 2022 के मार्च तक वैलिड रहेगी, यानी कि तकरीबन 1 साल का टारगेट है इसमें। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी जो है इसका टेक्निकल पार्टनर है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैनेज करेगा क्रेडिट गारंटी टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इस सब के थ्रू, ठीक है, जो भी क्रेडिट गारंटी होगी वो किसके थ्रू होगी? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अगेन ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है हमारे प्रीलिम स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन्स अंडर द स्कीम की बात करते हैं। इस स्कीम के अंदर वेंडर्स जो हैं वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं 10,000 रुपये तक का, जो कि रीपेबल है मंथली इंस्टॉलमेंट में या फिर 1 साल के अंदर आप कभी भी देना चाहो। टाइमली और अर्ली रीपेमेंट लोन पे देने पर जो इंटरेस्ट की सब्सिडी है ना 7% पर एनम की, वो क्रेडिट होकर आपके बैंक अकाउंट में चली जाएगी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से 6 मंथ बेसिस के ऊपर। कोई पेनल्टी नहीं है अगर आपने अर्ली रीपेमेंट की है लोन की। तो एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग एलिजिबल है इस लोन को लेने के लिए? वेंडर्स हो गए, हॉकर्स हो गए, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, और ये ठेली पड़ा वाला क्या होते हैं पता नहीं मुझे, मैंने भी पहली बार सुना है। ये डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स जो कि पेरी अर्बन एरिया से भी बिलोंग करते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। देखो पेरी अर्बन एरिया आपने शायद ना सुना हो। पेरी का मतलब होता है एडजेसेंट, यानी कि अर्बन एरिया के एडजेसेंट जो एरिया होता है ना, बिल्कुल अर्बन तो सिटी हो गया, रूरल बिल्कुल गांव हो गया, लेकिन सिटी के भी बिल्कुल जो एडजेसेंट एरिया होता है ना उसको पेरी अर्बन बोलते हैं।
तो इसकी ज़रूरत क्या है, पीएम स्वनिधि स्कीम की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है। लॉकडाउन ने अफेक्ट की है लाइव्स और लाइवलीहुड्स बहुत सारे डेली वेजर्स की, जो डेली अपना अर्न करके डेली कंज्यूम करते हैं, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स भी आते हैं, जिनका बिजनेस है बहुत अफेक्ट हुआ है रेस्ट्रिक्शंस के कारण, लॉकडाउन के कारण। स्ट्रीट वेंडर यूजुअली वर्क करते हैं स्मॉल कैपिटल बेस के साथ और हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो पैसा उठाते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से। फॉर्मल सोर्सेज मतलब बैंक वगैरह हो गए, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए। इनफॉर्मल सोर्सेज मतलब किसी से दोस्त से उधार ले लिया, किसी बिजनेसमैन से उधार ले लिया, उस तरीके से। फिर उनकी जो सेविंग्स वगैरह थी वो भी लॉकडाउन में सारी कंज्यूम हो चुकी है, तो उन लोगों को बहुत ज़रूरत है। इसलिए एक अर्जेंट नीड है कि उनको अफोर्डेबल क्रेडिट दिया जाए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू स्ट्रीट वेंडर्स को, ताकि अपना जो बिजनेस वगैरह है, जो छोटा मोटा धंधा वो लोग करते हैं, उसे रिज्यूम कर सकें। प्रीलिम्स क्वेश्चन देख लेते हैं। वैलिडिटी स्कीम की क्या है, 1 साल की है। इम्प्लीमेंट कौन करता है, सिडबी करता है। एलिजिबिलिटी बता दिया था, वेंडर्स, हॉकर्स, ठेले वाले, रेडी वाले। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। सिडबी क्या है, सिडबी यहाँ पर हम लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो लखनऊ में हैं और ये मेजरली ये एक फाइनेंस फैसिलिटीज़ प्रमोट करने के लिए काम आता है और शॉर्ट टर्म लैंडिंग देता है इंडस्ट्रीज़ को। प्लस ये प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन है एमएसएमईज़ के बारे में, एमएसएमईज़ का। तो सिडबी के बारे में आपको इतना मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है कॉन्गो डिक्लेयर्स न्यू इबोला एपिडेमिक। कॉन्गो आपको पता होना चाहिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। अगर आपके रूम में जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो अभी आपकी आंखों के सामने आपका वर्ल्ड मैप है, तो एक बार उसको देखो और उसको बस आंख बंद करके एक बार एनविजन कर लो कि ठीक है वहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे सेंट्रल में ये डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बस इस तरह से करोगे ना आपको याद हो जाएगा। आपके ब्रेन के अंदर आंखें बंद करके वो इमेज फॉर्म होनी चाहिए, तो फिर आप जब भी कहीं पढ़ रहे होगे तो सडनली वो इमेज आपके ब्रेन में दोबारा स्टोर हो जाएगी। तो ऐसे आप मैप को याद करते हो। लेकिन हमेशा जब भी ये करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो मेरे वाले चैनल के ऊपर, मेक श्योर कि आप जहाँ बैठे हो आपकी नज़रों के सामने वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप होता हो। तो डीआरसी, इसका शॉर्टकट डीआरसी हम लोग यूज़ करेंगे बार बार, ध्यान रहे आपको। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वहाँ पर एक नया इबोला पैंडेमिक आया है वेस्टर्न सिटी ऑफ मबंडका। मबंडका एक डीआरसी की ही एक सिटी है, वेस्टर्न सिटी। ये अनाउंसमेंट आई है कि जब वहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स इबोला आउटब्रेक हुआ है ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में फाइनल फेज़ के अंदर, जबकि कंट्री के अंदर कोविड-19 भी चल रहा है और लार्जेस्ट मीजल आउटब्रेक भी। देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कोविड-19, मीजल्स और इबोला, 3 प्रॉब्लम्स। कंसर्न क्या है कि ये जो डीआरसी है ना, इसमें ये 11th आउटब्रेक हुआ है इबोला का, जब पहली बार यहाँ पे फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी 1976 के अंदर। तो सिटी ऑफ मबंडका है ना, उसका सराउंडिंग एरिया जो कि डीआरसी की साइट है, वहाँ पर 9th इबोला आउटब्रेक हुआ है, ठीक है, जो मई से जुलाई में लेकर 2018 में हुआ था। और आपको इबोला के बारे में क्या जानने की जरूरत है। देखो इबोला एक वायरस है, इबोला वायरस डिजीज, ईवीडी बोलते हैं इसको। ईवीडी को हम लोग फॉर्मली इबोला हेमोरेजिक फीवर भी बोलते थे। हेमोरेजिक फीवर में क्या होता है ना, आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वहाँ से ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो फीवर भी होता है। और इबोला की अगर हम और ज़्यादा बात करें तो इबोला के अंदर आपको बेसिकली ब्लीडिंग भी हो सकती है, ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। फेटल इलनेस, फेटल का मतलब होता है डेथ कॉजिंग, तो इसमें डेथ हो जाती है। ट्रांसमिशन, वायरस जो ट्रांसमिटेड है पीपल वाइल्ड एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है ये, ठीक है, और फिर ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है इबोला का। एवरेज ईवीडी केस, ईवीडी मतलब मैंने आपको बताया था इबोला वायरस डिजीज़, इसका जो एवरेज रेट है, एवरेज समझ रहे हो ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है, एवरेज, एवरेज को 50 के आसपास पड़ता है, ठीक है। लेकिन फर्टिलिटी रेट्स का देखा गया कि 25% और 90% भी, यानी कि एवरेज तो है कि 100 में से 50 लोग तो मर ही जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा है 100 में से 25 ही मरे, कभी ये देखा गया 100 में से 90 के 90 मर गए। तो ये इसका फर्टिलिटी रेट था। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कम्युनिटी को एंगेज करना ही एक सक्सेसफुल कंट्रोलिंग आउटब्रेक है। गुड आउटब्रेक कंट्रोल रिलाई करता है कि आपने केस को मैनेज कैसे किया है, आपने सर्वेलेंस जांच पड़ताल कैसे की है, कॉन्टैक्ट्स को आपने कैसे ट्रेस किया है, और एक गुड लेबोरेटरी सर्विस और सोशल मोबिलाइजेशन को आपने कितने अच्छे से हैंडल किया है। उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि प्रिवेंशन कितना ईजी था वहाँ पे। ट्रीटमेंट, अर्ली सपोर्टिव केयर देना विद रीहाइड्रेशन। देखो डिहाइड्रेशन हो जाता है पानी की कमी, और रीहाइड्रेशन हो जाता है उसी पानी की कमी को पूर्ति करना। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इम्प्रूव सर्वाइवल, जिस तरह के सिम्टम्स होंगे उन्हीं का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होगा तो सर्वाइवल बहुत ईजी हो जाता है। देयर इज़ येट नो लाइसेंस ट्रीटमेंट प्रूवन टू न्यूट्रलाइज द वायरस। अभी तक कोई भी ऐसा लाइसेंस ट्रीटमेंट नहीं है जाकि आप जिससे कि आप इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकते हो। लेकिन एक रेंज ऑफ ब्लड और इम्यूनोलॉजिकल और ड्रग थेरेपीज़ हैं जो डेवलपमेंट में है, अभी अंडर डेवलपमेंट। वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल इबोला वैक्सीन है
जिसको बुलाते हैं RVSV ZEBOV। इन्होंने ये प्रूव किया है कि ये हाईली प्रोटेक्टिव है। देखो ध्यान रहे, प्रोटेक्टिव है, क्योरिंग नहीं है अभी ये, ठीक है, अगेंस्ट EVD। मेजर ट्रायल इसका गिनी में हुआ था 2015 के अंदर। जो RVSV ZEBOV वैक्सीन है ये यूज़ की जा रही थी ऑनगोइंग 2018-19 का जो इबोला आउटब्रेक हुआ था DRC में। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वेमेन को भी एक्सेस था इस वैक्सीन के लिए और सेम कंडीशन थी जो जनरल पॉपुलेशन के लिए थी। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर पब्लिक मिसट्रस्ट है और मिलिट्री अटैक्स होते रहते हैं, जिसके कारण हेल्थ वर्कर्स जो हैं कुछ हार्ड हिट एरियाज तक पहुँच ही नहीं पाते, वहाँ पर वैक्सीन को एडमिनिस्टर ही नहीं कर पाते। देखो ये जो अफ्रीकन रीजन है ना, इसमें नदर्न रीजन के अंदर ही थोड़ा मिसमैनेजमेंट है, सदर्न रीजन फिर भी बहुत स्टेबल है। तो नदर्न रीजन के अंदर ना क्या होता है कि छोटे छोटे लोग होते हैं वो जिनको भी आर्म्स वगैरह सप्लाई हो जाते हैं या फिर कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है, तो वो लोग ग्रुप्स बना लेते हैं, उनको मिलिटिया ही बोलते हैं, और फिर वो लोग अपना अपना राज जमाने की कोशिश करते हैं। एवरीबडी वांट्स टू ओन द लैंड एंड लीड द पीपल। फिर उनमें पब्लिक में एक मिसट्रस्ट रहता है कि पता नहीं फॉरेनर लोग हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, डॉक्टर बन के आ रहे हैं, पता नहीं हमारा फ़ायदा करेंगे नुकसान करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं और अनएजुकेटेड पॉपुलेशन की भी काउंट बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के अंदर फॉरेनर्स के प्रति ट्रस्ट होना एक तरह डिफ़िकल्टी होती है। इबोला हेमोरेजिक फीवर के बारे में थोड़ा सा हम इस डायग्राम से भी जान लेते हैं। इबोला एक सीवियर और फेटल डिजीज़ है जो कि पीपल को, उसके अलावा मंकी, गोरिल्ला और चिंपैंजी सबको इफेक्ट करती है। ओरिजिन कैसे हुआ इस डिजीज़ का? इसका इन्फेक्शन चला इबोला वायरस का। इट इज़ नेम्ड आफ्टर रिवर इन कॉन्गो, एक कॉन्गो में एक रिवर है, उसके नाम पर इसका वायरस का नाम रखा गया है। पहली बार ये डिस्कवर किया गया था 1976 के अंदर। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बुखार होगा, हेडेक होगा, जॉइंट में और मसल में पेन होगा, सोर थ्रोट, वीकनेस आएगी, फॉलोड बाय डायरिया हो जाता है, वोमिटिंग होती है, रैशेस होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ये मैप के अंदर कंफर्म केसेस थे। इसमें DRC के अंदर ये जो रीजन थे, ये देखो ये रहा DRC का पूरा रीजन, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये DRC रहा, फिर ये सूडान रहा, ये लिबेरिया रहा। स्प्रेड कैसे करता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद ब्लड सीक्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर कांटेक्ट होता है कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे नीडल्स हो गए। इन्फेक्टेड एनिमल को अगर आप मीट की तरह खाओगे तो ट्रीटमेंट कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सिक पर्सन को आइसोलेट किया जाता है, उनको फ्लूइड मिलते हैं, यानी कि रिहाइड्रेशन के लिए ऑक्सीजन एडिशनल दी जाती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। हाउ इज इबोला स्प्रेड? ऊपर जस्ट अभी पढ़ा हम लोगों ने। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं? जूनोटिक डिजीज़ वो होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन बींग में ट्रांसफर हो जाती हैं। डिफरेंस बिटवीन वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस। देखो बैक्टीरिया जो होता है ना वो सिंगल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें सेल वॉल भी होती है और वो अपनी एनर्जी जो होता है ना वो दूसरे सोर्स से डिराइव भी कर सकता है रिप्रोडक्शन वगैरह के लिए, सर्वाइवल के लिए। वायरस जो होता है बेसिकली नॉन लिविंग ही होता है, इसको होस्ट चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। कॉन्गो कहाँ है? देखो कॉन्गो आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप देखोगे ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको सेंटर में मिलेगा कॉन्गो। रीजन्स इन अफ्रीका वेयर इबोला आउटब्रेक वॉज ऑब्जर्व्ड, ये हम लोगों ने अभी देख लिया ऊपर की तरफ इस डायग्राम के अंदर। ये देखो लिबेरिया, सूडान, कॉन्गो, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सब एरिया थे, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई चाइना इज अपोजिंग थर्ड डिफेंस सिस्टम इन साउथ कोरिया। देखो जो रशिया का S-400 है ना, उसी का अमेरिकन वर्जन है थर्ड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? एंटी मिसाइल सिस्टम, यानी कि कोई मिसाइल अगर किसी दूसरी कंट्री से उड़ के आपको अटैक करने आ रही होती है तो इस सिस्टम से आप एक एंटी मिसाइल छोड़ते हो जो उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। चाइना अपोज कर रहा है कि साउथ कोरिया के अंदर आपने थर्ड को क्यों डिप्लॉय किया हुआ है। थर्ड किसका मैन्युफैक्चर्ड है? लॉकहीड मार्टिन ने मैन्युफैक्चर किया था, US की कंपनी है, और लॉकहीड मार्टिन जो है ना वर्ल्ड की बेस्ट डिफेंस मेकिंग कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा सेल भी लॉकहीड मार्टिन के डिफेंस सिस्टम्स की होती है। थर्ड एक एक्रोनियम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के लिए, पता होना चाहिए आपको, प्रीलिम्स में कहीं आ सकता है घूम फिर के। ट्रांसपोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ग्राउंड के ऊपर इसको रखते हो, ट्रक्स के पीछे लगा होता है। देखो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ छोटी सी एक, ये लास्ट फोटो देख रहे हो इसके अंदर डायग्राम में, ये थर्ड, हाँ ये पीछे वाली जो मशीन है ना इसके अंदर वो होती है एंटी मिसाइल, ये वो मशीन से ही ऑपरेट होती है, ट्रक से ही, और फिर ये मिसाइल के ऊपर अटैक करती है। चाइना के अंदर क्या चल रहा है? चाइना क्यों इसको मना कर रहा है? और अच्छा पहले ये देख लेते हैं ऑपरेट कैसे होती है। थर्ड जो होती है वो स्पेस बेस्ड और ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस स्टेशन से कनेक्टेड होती है, यानी कि स्पेस में भी एक सैटेलाइट होती है और ग्राउंड के ऊपर भी रडार वगैरह होते हैं,
वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, फिर वो डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं, स्पीड मेजर करते हैं, लोकेशन मेजर करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये जो सिस्टम होता है ये काउंटर अटैक देता है उस मिसाइल को। कहाँ कहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं? साउथ कोरिया में, यूएई में, गुआम में, इसराइल में, रोमानिया में। बाकी सब आपने नाम सुने होंगे, गुआम शायद आपने ना सुना हो। गुआम ना माइक्रोनेशिया में है, ठीक है। माइक्रोनेशिया पड़ता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के अंदर। आपके सामने वर्ल्ड मैप होगा, उसमें वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन देखिए, वहाँ पर आपको गुआम मिलेगा। ये यूएस की टेरिटोरी है। तो साउथ कोरिया चाइना कंट्रोवर्सी क्या है थर्ड के बारे में? आपको पता होगा ये नॉर्थ कोरिया है, इसके जस्ट नीचे साउथ कोरिया है, इन दोनों के बीच में डीमिलिटराइज्ड जोन है। ये हम लोगों ने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में भी पढ़ा था। और इधर साइड में पड़ जाता है हमारा चाइना और ऊपर पड़ जाता है हमारा रशिया। तो यूएस ने एक बेस बना रखा है साउथ कोरिया के अंदर, मिलिट्री बेस। वहाँ से यूएस ऑपरेट करता है थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। यूएस ने पहले अनाउंस किया था कि जो डिप्लॉयमेंट ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, ये काउंटर मेजर है, ताकि नॉर्थ कोरिया उस टाइम पर 2017 में आप लोगों ने सुना होगा ना कि नॉर्थ कोरिया जो था वो कुछ मिसाइल्स वगैरह टेस्ट कर रहा था यूएस बेसिस के आसपास जो कि जापान में थे। तो उन सबसे उनका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि डिफेंस में क्या पता कल को नॉर्थ कोरिया अटैक ना कर दे, क्योंकि किम जोंग उन तो भाई ऐसे ही है, उनका पता नहीं होता उस आदमी का। वो आदमी गुब्बारे की तरह फूला हुआ है, मोमोज की तरह, और एक्चुअल में उस आदमी का पता नहीं वो क्या कर सकता है। तो इसलिए यूएस ने प्रोटेक्शन के लिए काउंटर ये डिफेंस मैकेनिज्म को अप्लाई करते उन्होंने साउथ कोरिया के अंदर थर्ड के डिफेंस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिए थे। फिर क्या होता है, ये जो मूव थे ना यूएस के, बाय एक्सटेंशन साउथ कोरिया, पर्टिकुलरली इसी के कारण चाइना को गुस्सा आ गया। चाइना को गुस्सा क्यों आता है? चाइना ने कहा कि भैया इनका जो इनबिल्ट रडार सिस्टम है ना, ये हमारे चाइना के एक्शंस को ट्रैक करता है। फिर यूएस ने कहा कि उनकी जो प्रेजेंस है इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके जो मिलिट्री बेसिस है जापान और साउथ कोरिया में, पर्टिकुलरली वही चाइना को वरी कर रहे हैं। यूएस ने अपना एक्सर्ट किया था इन्फ्लुएंस साउथ कोरिया के ऊपर, जापान के ऊपर, ताकि वो एंड में एक सेकंड रुको मुझे पढ़ने दो। यूएस ने एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंस ओवर साउथ कोरिया जापान में इंटरफेयर विद बीजिंग्स लॉन्ग टर्म मिलिट्री डिप्लोमेटिक। हाँ, यूएस का जो इन्फ्लुएंस है ना साउथ कोरिया के ऊपर और जापान के ऊपर, सिंस वहाँ पे मिलिट्री बेसिस और इनका इकोनॉमिक ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण बीजिंग के साउथ कोरिया और जापान के साथ जो लॉन्ग टर्म के मिलिट्री डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, उनमें एक इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि चाइना और यूएस में आपस में तकरार रहती है। यूएस जो है उसके पड़ोसी कंट्री जापान और साउथ कोरिया के साथ ट्रेड करता है, उनके साथ मिलिट्री कोऑपरेशन करता है, तो बीजिंग को हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब डोनाल्ड ट्रंप और चाइना न्यूज़ में ना हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। इंडिया के अंदर भी इन दोनों लोगों की बातें हो रही होती हैं, चाइना कंट्री पूरा का पूरा और यूएस से डोनाल्ड ट्रंप। इतना तो मतलब बराक ओबामा भी न्यूज़ में नहीं रहते थे जितना डोनाल्ड ट्रंप न्यूज़ में रहते हैं। तो ये कंट्रोवर्सी क्या है जिसके कारण ये कंट्रोवर्सी साउथ कोरिया को कैसे अफेक्ट करेगी? इम्पैक्ट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी वाज नॉट लिमिटेड टू डिप्लोमेटिक लेवल तक ही नहीं था, बल्कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस फार रीचिंग थे, उसके आगे भी चले गए थे। पहली बार 2017 में जब ऐसा हुआ था, चाइना ने क्या किया था, साउथ कोरिया को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। साउथ कोरिया का बिजनेस, इसमें लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स थे। कॉन्ग्लोमरेट्स क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं कंपनीज़ के, उसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। लार्ज ग्रुप्स होते हैं कंपनीज़ के और फर्म्स के। तो उनका जो ऑपरेशन वगैरह था ना वो हैम्पर हुए थे। हैम्पर मतलब रुकावट हुई थी। तो चाइना ने कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी को हैम्पर किया था साउथ कोरिया की को, कि भैया आपने यूएस के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपनी कंट्री में डिप्लॉय करने की परमिशन दे दी है। इसके बाद 2017 के बाद जो टूरिज्म था चाइना का साउथ कोरिया में, वो भी ड्रास्टिकली गिर गया था, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बॉयकॉट करने लगे थे चाइनीज़ पीपल साउथ कोरिया को, जैसे अभी फिलहाल इंडिया में कर रहे हैं कि चाइना का जो भी मटेरियल है, चाइना का जो भी मेड इन चाइना, उसको सबको बॉयकॉट करो। तो उसी तरीके से 2017 के अंदर जब यूएस ने थर्ड को डिप्लॉय किया था, तो चाइना ने साउथ कोरिया का टूरिज्म जो था वो बॉयकॉट कर दिया था। साउथ कोरिया की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, जिसमें कॉन्सर्ट्स और शोज़ वगैरह होते हैं, वहाँ पर वेंचर्स होते हैं चाइना के की पॉप स्टार्स, उन्होंने अपने शोज़ वगैरह कैंसिल कर दिए थे जिसके इस कंट्रोवर्सी के कारण। साउथ कोरियन कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, जो कि एक्सट्रीमली पॉपुलर चाइना में, वहाँ पर भी सेल्स वगैरह थी वो बहुत इम्पैक्ट हो गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जा रहा था। इंटरसेप्टिंग मिसाइल के 4 स्टेप्स दे रखे हैं पहले के अंदर ही, जो मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, मे बी अब आपको बेटर दिखेगा। यार मेरे पास ना सिर्फ मोबाइल है और ये ईयरफोन है, मैं सब कुछ सारी वीडियो इसी से बनाता हूँ, तो कभी कभी हो सकता है आपको क्लैरिटी वगैरह ना हो, क्योंकि कंप्यूटर में जब बनती है तो बहुत अच्छा बनता है। आई हैव जस्ट दीज 2 डिवाइसेस, और साथ में मेरे हाथ में एक 80 रुपये का रजिस्टर होता है, जिसमें मुझे भी कुछ समझ नहीं आता, पहले उसके नोट्स बनाता ताकि आप लोगों को समझा सकूँ।
तो ठीक है, ये सब छोड़ो। पहले स्टेप के अंदर जो रडार होता है ना, ये देखो रडार, ये डिटेक्ट करता है इनकमिंग थ्रेट को, ठीक है। उसके बाद टारगेट को आइडेंटिफाई किया जाता है और एंगेज किया जाता है। एंगेज करने का मतलब होता है कि अपने कम जो सिस्टम होता है ना, अपने अंदर सेटिंग करता है, इतनी लोकेशन है, इतनी स्पीड है, इस हाइट के ऊपर है और इस मटेरियल से बना हुआ, इतना अटैक करना है, इतनी जल्दी हम भेजेंगे तब तक, ये सारा एंगेजमेंट होता है। थर्ड पे जो इंटरसेप्टर होता है वो ट्रक माउंटेड लॉन्चर से होता है, इसको बोलते हैं ट्रक माउंटेड लॉन्चर, ठीक है। फोर्थ पे इंटरसेप्ट यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी इनकमिंग मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओके, इसके बाद फॉलोइंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट मिसाइल्स, नाउ चाइना ने इशू किया एक स्टेटमेंट अर्जिंग यूएस कि वो उनके बीजिंग के और सियोल के बायलेटरल रिलेशंस है ना, उनको हार्म ना करे। बायलेटरल, बाय मतलब टू, लेटरल मतलब साइड। चाइना का कैपिटल बीजिंग है, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल पैंगोंग है। तो चाइना ने बोला यूएस को कि भैया आप हमारी बीजिंग की और सियोल की जो बायलेटरल रिलेशंस है ना, कृपया करके इनको हार्म ना करें, ठीक है। यूएस और साउथ कोरिया कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हैं कि ये जो मिसाइल्स हैं ये सिर्फ काउंटर पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए नॉर्थ कोरिया के लिए, इनका कोई और यूज़ ना हो। ये बात यूएस और साउथ कोरिया दोनों इंश्योर करते हैं। करना भी पड़ेगा, अदरवाइज चाइना गुस्से में आ जाएगा, रशिया भी फिर पड़े उसमें। थर्ड क्या है हम लोगों ने देख लिया, यूएस मिलिट्री बेस वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने देख लिए। जोग्राफिकल लोकेशन चाइना और कोरियन पेनिनसुला की पता ही है, वहीं पे चाइना है, ऊपर के नॉर्थ ईस्टर्न साइड के अंदर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। सीज एंड ओशन सराउंडिंग चाइना, चाइना का एक बहुत ईस्टर्न पार्ट जो है वो पैसिफिक ओशंस की तरफ टच करता है, वहाँ पर इनका ये येलो सी पड़ता है, फिर नीचे की तरफ साउथ चाइना सी आ जाता है, ये सब पड़ते हैं। मैप आपके सामने, आप मैप को देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या क्या बोला है। फिर हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ 7 की, G7 क्लब। बहुत सारे ग्रुप का आपने नाम सुने होंगे, G7, G20, ब्रिक्स, बिम्स्टेक और SCO, एशियान वगैरह। सब के बारे में आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए कि इसकी समिट कब हो रही है, किसका मोटिव क्या है, विजन क्या है, कितने मेंबर्स हैं, कौन सी समिट कहाँ हुई थी, इंडिया का क्या से चल रहा है, कोई ग्रुप इंडिया को फेवर कर रहा है, कोई इंडिया को नहीं फेवर कर रहा है, किसी के अंदर इंडिया ने फंडिंग दी है, किसी से इंडिया ने फंडिंग ली है। एवरीथिंग कीप्स कमिंग इन न्यूज़ आफ्टर एवरी सेकेंड थर्ड डे, आपको सब पता होना चाहिए। तो जो एक्सिस्टिंग G7 का ग्रुप है ना, उसको बहुत ही आउटडेटेड ग्रुप बताया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि वो इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को इस ग्रुप में इंक्लूड करना चाहते हैं। अब G7 क्या है, पहले G7 था, फिर G8 हुआ और उसके बाद ये दोबारा G7 बन गया था। कैसे हुआ था ये हम लोग देखेंगे। 1975 के अंदर ये सेटअप हुआ था। इनफॉर्मल फोरम है, ध्यान रहे, औपचारिक फोरम है, जिसमें जो लीडर्स होते हैं वर्ल्ड के, वो वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस, ध्यान रहे, G7 के अंदर वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस होते हैं। ये वर्ड है ना, ये पूरा का पूरा प्रीलिम्स के अंदर गेम बदल देता है आप लोगों का। इंडस्ट्रियल नेशंस होते हैं G7 में। G20 के अंदर होती हैं वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज होती हैं, ठीक है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल नहीं होता, इकोनॉमी की बात की जाती है। समिट के अंदर लीडर्स आते हैं यूरोपियन यूनियन से, फिर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस से। अब G7 G8 कैसे बना था, देखो रशिया ने फॉर्मली इंडक्ट किया था इसको 1998 में, तब ये G7 से G8 हो गया था। लेकिन जब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कई कंडेमनेबल एक्ट था, कंडेमनेबल मतलब निंदनीय एक्ट था, जब रशियन ट्रूप्स जो थे वो ईस्टर्न यूक्रेन में एंटर कर गए थे और उन्होंने क्रीमिया को कन्क्वायर कर लिया था 2014 में, तब उनको बहुत ही हैवी क्रिटिसिज्म मिला था G8 नेशन से। और बाकी नेशंस ने डिसाइड किया था कि वो सस्पेंड करेंगे रशिया को G8 से, ताकि उन्होंने जो एक्शन लिया है उससे ऐसे कॉन्सिक्वेंसिंग उनको G8 से निकाल दिया था। तब ये G7 वापस बन गया था 2014 के अंदर। G7 की समिट्स काम कैसे करती हैं, G7 की जो नेशनल मीट्स होती हैं ना, वो एनुअल मीट्स होती हैं, एनुअल मतलब साल में एक बार। उसमें जो लीडर्स होते हैं मेंबर्स कंट्री के, वो रोटेशनल बेसिस के ऊपर इसकी प्रेसिडेंशियलशिप देखते हैं। समिट जो है वो एक इनफॉर्मल गैदरिंग होती है, 2 दिन के लिए लास्ट करती है। जो लीडर्स होते हैं मेंबर कंट्रीज़ के, वो वाइड रेंज में ग्लोबल इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे, हेल्थ करेंगे, मिलिट्री करेंगे, इकोनॉमी करेंगे और एनर्जी के बारे में डिस्कशंस करेंगे, या फिर बायलैटरल रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो वर्ल्ड ग्लोबल इश्यूज़ में कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, क्लाइमेट वगैरह भी, उसका सब कुछ ग्राउंड वर्क होता है ना समिट का, जो भी मैटर डिस्कस हो रहे होते हैं, फॉलोअप होता है, वो सब करते हैं शेरपाज। ये शेरपा टर्म आपको पता होना चाहिए। नेपाल के अंदर भी एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो शेरपा बोलते हैं, जो जनरली माउंट एवरेस्ट के ऊपर ले जाने में लोगों को हेल्प करते हैं। तो शेरपा वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली ये पीपल होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ के, सच एज एम्बेसडर्स। G7 ग्रुप का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो, इट इज़ कैपेबल ऑफ सेटिंग ग्लोबल एजेंडा, क्योंकि जो डिसीजन बनाए जाते हैं ना इन मेजर इकोनॉमिक पावर्स के, उनका एक बहुत रियल इम्पैक्ट होता है। तो जो कंट्रीज़ के इन्होंने नाम लिए थे, यूरोपियन यूनियन हो गया, इटली, कनाडा, फ्रांस, US, UK, ये
वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ हैं किसी तरीके एक तरीके से देखा जाए तो डेवलपिंग भी हैं और डेवलप भी हैं इसके अंदर। तो इन कंट्रीज़ में जो भी हो रहा था उसका ग्लोबली वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन इनकी जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना G7 के, वो बाइंडिंग नहीं होते किसी भी कंट्री के ऊपर। हालांकि उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। बाइंडिंग मतलब ऐसा नहीं कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इन्होंने कोई डिसीजन लिया है कि भाई क्लाइमेट चेंज को लेकर तो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर बहुत ही कंपल्सरी होगा, नहीं, कोई बाइंडिंग नहीं होता है। फिर G7 ग्रुप को क्रिटिसिज्म क्या मिल रहे हैं? देखो G7 को क्रिटिसिज्म ये मिल रहा है थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स के साथ कि पहली बात तो भैया आपके पास कोई अफ्रीकन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है। रशियन और मिडल ईस्टर्न नेशन से आप लोगों ने उनको तो बिल्कुल आउटडेटेड, आप कंप्लीटली आउटडेटेड हो, ठीक है। प्रोटेस्ट ग्रुप जो है वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पर ये बोल रहे हैं कि इट इज़ अ स्टेज टू लॉबी एंड कैंपेन ऑन इशू दैट आर इंपॉर्टेंट टू देम। वो कहना चाह रहे हैं कि भैया आप उन्हीं इशूज़ के ऊपर बात कर रहे हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इशूज़ की तो आप बात ही नहीं करते हो, लेकिन आपके एक्शन से हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है। G7 के जो लीडर्स हैं वो क्रिएट करते हैं एक वाइड गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स बोथ इन देयर कंट्रीज एज वेल एज अक्रॉस द ग्लोब अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑक्सैम इंटरनेशनल। नॉन प्रॉफिट के ऑक्सैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दे आर मेकिंग द फाइट अगेंस्ट एलिविएटिंग पॉवर्टी मोर डिफिकल्ट, यानी कि गरीबी को हटाने की जो जंग चल रही है ना, उसको ये G7 कंट्रीज कहते हैं कि ईजी कर रहे हैं, पर एक्चुअल में इसको और टफ करते जा रहे हैं। तो G7 ग्रुप को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? वर्क टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग टेक्स्ट मॉडल्स। रिच इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग टेक्स्ट मॉडल्स बनाएं और कॉरपोरेशंस के लिए उनको उनका फेयर शेयर ऑफ टैक्स देने की बात की जाए। कंसिडरिंग हाउ न्यू और एग्जिस्टिंग वेल्थ टैक्सेस जो हैं उनको एज ए टूल यूज़ करें हम लोग पॉवर्टी के लिए और इनइक्वालिटी में फाइट करने के लिए। ध्यान रहे एग्जिस्टिंग वेल्थ टैक्स को हम लोग पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के लिए यूज़ करें। ये पॉइंट आप किसी GS के अदर देन दिस टॉपिक जो G7 ग्रुप का है, इकोनॉमी वगैरह में, ग्लोबलाइजेशन में, या फिर ऐसे का कोई क्वेश्चन आ जाता है कहीं ना कहीं, या फिर किसी का कोई ऑप्शनल होता है, वहाँ पर भी लिख सकते हो। इन्वेस्ट करें हेल्थ केयर में और एजुकेशन के अंदर, प्रोवाइड करें हेल्प। एड मतलब हेल्प होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। वर्क करें टुवर्ड्स लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, उसको ज़ीरो तक लेके आएँ वेल बिफोर मिड सेंचुरी। 2050 से पहले दे शुड ब्रिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू ज़ीरो। G7 वर्सेस G8 वर्सेस G20 ग्रुप। G7 और G8 मैंने आपको ऊपर बता दिया है। G20 के बारे में बता देता हूँ। G20 जो था ना वो 1999 के अंदर बना था। इसमें वर्ल्ड की कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं बहुत सारी अच्छी जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। तो इंडिया इज़ पार्ट ऑफ G20, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स वगैरह मीट करते हैं। ये प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसमें 19 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, प्लस यूरोपियन यूनियन है। जोग्राफिकल लोकेशन क्या है मेंबर कंट्रीज़ की? तो जोग्राफिकल लोकेशन तो आपको पता ही होंगे, US कहाँ पे है, इटली कहाँ पे है, UK कहाँ पे है, कनाडा कहाँ पे है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई मूडीज़ डाउनग्रेडेड इंडियाज़ रेटिंग। मूडी जो है ये एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल रेटिंग कंपनी है, कंसल्टेंसी फर्म भी बोल सकते हो आप इसको। ये कंट्रीज़ के रेटिंग करते रहते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, GDP GNP वगैरह के अंदर। तो फिलहाल इन्होंने इंडिया की जो रेटिंग है उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है, नीचे की तरफ ले आए हैं। मूडी का जो इन्वेस्टर सर्विस है ना, उन्होंने डाउनग्रेड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी को लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग्स, उसको BAA3 से BAA2 कर दिया है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ BAA2 और BA3 क्या होते हैं। ये क्रेडिट रेटिंग स्केल होता है। स्केल समझ रहे हो ना, जैसे आपका एक मीटर नापने का स्केल होता है, सेंटीमीटर मीटर, तो 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। तो इन एजेंसीज़ की भी ना कुछ वो होते हैं, स्केल होते हैं इकॉनमी वगैरह के लिए। तो मूडी है, एक S&P है और एक फिच है, इनके डिफरेंट स्केल्स होते हैं। तो मूडी ने क्या किया है, BAA2 से BAA3 में इंडिया को ला के रख दिया है। तो यानी कि ये लोअर मीडियम ग्रेड के अंदर भी जो लास्ट स्टेज है ना, वहाँ पर इंडिया की इकॉनमी को उन्होंने बोल दिया है कि इंडिया की इकॉनमी यहाँ फॉल करती है। तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब ये नेगेटिव वाले जो चीज़ होती है ना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा ज़्यादा जानेंगे इसमें, व्हाट इज़ दिस नेगेटिव थिंग हेयर, प्लस में इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। जो लेटेस्ट डाउनग्रेड किया है, रिड्यूस करता है इंडिया को, ये लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑफ रेटिंग्स है जो मोदी की रेटिंग, मूडी, अच्छा ये मूडी है यार, कभी कभी मोदी निकल रहा है तो समझ जाना कि मैं मूडी बोलना चाह रहा हूँ, नॉट मोदी। मूडी की रेटिंग है फॉर ए कंट्री इन लाइन विद द अदर 2 मेन रेटिंग्स, यानी कि अदर 2 मेन रेटिंग, ये 3 के नाम आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P बोलते हैं, फिच, इन सब के अगेंस्ट नहीं, इन सब के पैरेलल ही चलती है ये कहीं ना कहीं। ये जो रेटिंग डाउनग्रेड है ना, इट मीन्स कि इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं अब वो रिस्कियर हो चुके हैं पहले से ज़्यादा, यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो थोड़ी सी वर्सन होती जा रही है, पहले से ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो अब गवर्नमेंट को
थोड़ी प्रॉब्लम होगी पे बैक करने के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो इंडिया की सॉवरेन रेटिंग जो डाउनग्रेड हुई है, अब इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन कंपनीज को फंड रेज करने में इशू होगा, क्योंकि वर्ल्ड इसको देखेगा एज ए डेट, एज ए रिस्कियर प्रोपोजिशन। क्योंकि यहाँ पर जब कर्जे वाली बात ज़्यादा होती है इस देश के अंदर, तो बाकी कंपनीज फंड करने में थोड़ा सोचेंगे कि यार पता नहीं इनके पास ऑलरेडी बहुत कर्जा है, ये पहले वाला पे नहीं कर पा रहे हैं, हम इनको दे देंगे तो पता नहीं क्या होगा। 4 मेन रीज़न है कि मोदी ने ऐसा डिसीजन लिया है। उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 2017 से अर्थव्यवस्था की जो बदलाव लाना चाह रहे थे उनमें बहुत ही कम बदलाव है। रिलेटिवली लो इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर सस्टेन पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के ऊपर आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अर्थव्यवस्था की जो बढ़त है वो बहुत ही कम हुई है। सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन इन द फिस्कल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट का जो फिस्कल पोजीशन है उसके अंदर डिटोरिएट यानी कि गिरावट आई है। रेजिंग स्ट्रेस इन इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर तो तनाव बढ़ता ही जा रहा है। नेगेटिव आउटलुक का मतलब क्या होता है? देखो, नेगेटिव आउटलुक रिफ्लेक्ट करता है डोमिनेंट म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग डाउनसाइड रिस्क फ्रॉम डीपर स्ट्रेस इन द इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। भारत की अर्थव्यवस्था के सिस्टम के अंदर जो भी, अरे कहाँ चला गया, जस्ट अ सेकेंड, ये ऊपर नीचे कैसे हो गया भाई, आ गया। हाँ, नेगेटिव आउटलुक का मतलब क्या होता है? देखो यार, ये वाली लाइन है डबल कोट्स में लिखी हुई है, मैं कहूँगा आप इसको नोट डाउन करके देख लेना, ये बहुत अच्छी लाइन है। नेगेटिव आउटलुक का मतलब क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर? ये रिफ्लेक्ट करता है डोमिनेंट म्यूचुअली री इन्फोर्सिंग डाउनसाइड रिस्क फ्रॉम डीपर स्ट्रेसेस इन द इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम। भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर जो डीपर स्ट्रेस होते हैं, जो गहरे तनाव हैं, ठीक है, और जो डोमिनेटिंग और डाउनसाइड रिस्क हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव आउटलुक को रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट कुड लीड टू मोर सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड इरोजन इन फिस्कल स्ट्रेंथ, यानी कि फिस्कल स्ट्रेंथ यानी कि भारत का जो लेन देन है ना, उसके अंदर और ज़्यादा सीवियर और प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक का इरोजन हो सकता है, गिरावट हो सकती है कि, और बहाव हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो मूडी ने हाईलाइट किए परसिस्टेंट स्ट्रक्चरल चैलेंज इस इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्ट करने के लिए, जैसे कि उन्होंने बोला है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिजिडिटी है लेबर के अंदर, लैंड और प्रोडक्ट मार्केट्स के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के रिस्क जो है बढ़ते जा रहे हैं। इनको उन्होंने बोला, हाईलाइट किया कि इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है ताकि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फास्ट हो सके। दूसरे वर्ड्स में नेगेटिव इम्प्लाइज इंडिया कुड बी रेटेड डाउन फर्दर। नेगेटिव का मतलब ये भी कि इंडिया की फर्दर भी जो रेटिंग्स हैं वो डाउन जा सकती हैं। अब मोदी का आउटलुक क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब और पर कैपिटा इनकम के ऊपर? मोदी एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया की जो रियल जीडीपी है ना वो कंट्रैक्ट करेगी 4% करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। देयर आफ्टर इट एक्सपेक्ट्स, उसके बाद वो क्या है कि इसके बाद इसकी फिर शार्प रिकवरी होगी 2021 और 22 में। बट ओवर ए लॉन्गर टर्म, लेकिन अगर लंबे समय की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि जो ग्रोथ रेट्स हैं वो लाइकली टू बी मटेरियली लो रहेंगे, यानी कि पहले से जो हमारे ग्रोथ रेट था ना वो थोड़ा कम रहेगा। की ऑब्जर्वेशंस क्या है मोदी के? मोर देन 2 ईयर्स अगो, यानी कि नवंबर 2017 के अंदर मोदी ने अपग्रेड की थी इंडिया की रेटिंग BAA2 विद स्टेबल आउटलुक, यानी कि BAA3 से BAA2 की थी 2017 में। उस समय पर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा जो भी वो की रिफॉर्म्स थे, और उससे सॉवरेन क्रेडिट प्रोफाइल है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी थ्रू अ ग्रेजुअल बट परसिस्टेंट इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल एंड फिस्कल स्ट्रेंथ। अगर आप इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल और फिस्कल स्ट्रेंथ में लगातार इंप्रूवमेंट करोगे तो आपके जो सेक्टर थे ना, तो जो सॉवरेन क्रेडिट प्रोफाइल है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। बट दोज होप्स वर बिलाइड। बिलाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? बिलाइड वर्ड का मतलब होता है आइडिया ऑफ समथिंग दैट इज फॉल्स। लेकिन उन्होंने जो होप की थी, जो उम्मीद की थी, वो थोड़ी सी उल्टी पड़ गई उनके ऊपर, विचारों के ऊपर। तो उस अपग्रेड के बाद 2017 के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन था रिफॉर्म्स का वो बहुत रिलेटिवली वीक हो गया था, और उसने उतना मटेरियल क्रेडिट इम्प्रूवमेंट में रिजल्ट नहीं दिया, जिसके कारण पॉलिसी का इनइफेक्टिवनेस आया था। लिमिटेड पॉलिसी इफेक्टिवनेस यानी कि इनइफेक्टिवनेस मोदी के अकॉर्डिंग। जो लो इफेक्टिवनेस है ना पॉलिसी की, और उसके कारण जो लॉस हो रहा है ग्रोथ मोमेंटम के अंदर, वो कहाँ देखा गया था? वो ये दिखाते हैं, बहुत ही शार्प डिसलरेशन हुआ था इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के अंदर। प्रोविजनल एस्टिमेट करते हैं 2019-20 का था वो 4.2% पे था। ये लोवेस्ट एनुअल ग्रोथ रेट थी डेकेड की, यानी कि बीते 10 सालों के अंदर। वर्सनिंग गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट लेवल की जो फाइनेंसेस हैं, यानी कि जो भी खर्चा, पानी खर्चा और जो कमाई है स्टेट और सेंटर की, उसमें बहुत ही ज़्यादा वर्स स्टेट आया था, यानी कि कह सकते हो गिरावट ही आई थी उसमें। हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट फेल करती है अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को रीच करने के अंदर। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कितना पैसा आपके पास आया, कितना आपने खर्च किया, उसमें जो गैप रह जाता है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो सरकार का टारगेट तो यही रहता है कि फिस्कल डेफिसिट को ज़ीरो कर दें, ताकि जितना पैसा आया या तो वो सेव हो जाए और खर्चा उससे कम हो।
या फिर अगर पिछले बार का भी है तो उसको पहले ख़त्म करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर बार इस चीज़ में फेल कर जाती है। देयर हैज़ टू लीड अ स्टेडी एक्रीशन ऑफ टोटल गवर्नमेंट डेट। इसी कारण एक सरकार के अंदर जो एक टोटल गवर्नमेंट डेट यानी कि जो कर्जा आ गया वो इसी कारण आया है, क्योंकि लगातार ये फिजिकल डेफिसिट जो है इसका टारगेट अचीव हो ही नहीं पा रहा है। कंपैरिजन ऑफ क्रेडिट रेटिंग स्केल्स बाय वेरियस एजेंसीज, ये हमने ऊपर देखा था ना वो चार्ट, इसका मूडी का, S&P का और फिच का, वही था। जीडीपी क्या होती है? ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है बेसिकली। ये अगर हम लोग जीडीपी की बात करते हैं तो ये मॉनेटरी वैल्यू होती है ना, जो भी हमारे फिनिश्ड गुड्स सर्विसेज होते हैं उस सबको जीडीपी बोलते हैं। वर्ल्ड के अंदर जो टॉप 5 जीडीपी में इंडिया 5th नंबर पे आता है। सबसे पहले यूएस, फिर चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, 5th पे इंडिया पर। इंडिया की जस्ट बाद यूके है। इंडिया की जो जीडीपी है वो 2.7 ट्रिलियन समथिंग है और इंडिया का टारगेट है 5 ट्रिलियन तक पहुँचने का। नेगेटिव आउटलुक क्या होता है हम लोगों ने ऊपर देख लिया। मैंने आपको जो लाइन बताई थी ना कि डबल कोट वाली लाइन है, इसको नोट डाउन करके रख लेना। ये वही क्वेश्चन है, नेगेटिव आउटलुक क्या होता है, ये रही वो, इसको नोट डाउन कर लेना भैया आपने। आपके पास पीडीएफ होगी, इनसाइट की वेबसाइट से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लिया करो, पढ़ लिया करो। अगला न्यूज़ क्या हमारा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो इस न्यूज़ के अंदर सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया था जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करेगा। आप लोगों ने BSE का नाम सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये वैसे एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो इसी के जैसे एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज को क्रिएट करने की बात की गई है, उसके रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द पैनल, यानी कि जो पैनल है ये सेटअप किया था सेबी ने सितंबर 2019 के अंदर। इसकी चेयरमैनशिप थी इशात हुसैन। देखो इशात हुसैन नाम भी कितना डिफरेंट है, मैंने पहली बार इशात नाम सुना है। ये डायरेक्टर हैं SBI फाउंडेशन के और फॉर्मर फाइनेंस डायरेक्टर हैं टाटा सन्स के। इनको अपॉइंट इसलिए किया था ताकि सजेस्ट करें कि ऐसा पॉसिबल स्ट्रक्चर और रेगुलेशंस, ताकि हम लोग SSE यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये शॉर्टकट हम लोग यूज़ करेंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा। SSE को क्रिएट करें ताकि जो लिस्टिंग और फंड रेजिंग है ना सोशल एंटरप्राइजेस की और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस की, उसको अच्छे से फैसिलिटेट किया जा सके, ठीक है। बैकग्राउंड की बात करते हैं कि आइडिया जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का है ना, ताकि हम लोग सोशल एंटरप्राइजेस को और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट कर सके और उनको फैसिलिटेट कर सकें। ये आइडिया को मूट किया था। मूट करने का मतलब होता है किसी आइडिया को सजेस्ट कर देना ताकि उसको कंसिडर किया जा सके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किया था ये जब उन्होंने यूनियन बजट प्रेजेंट किया था 2019 और 20 का। तो आप देखते हैं उन्होंने की रिकमेंडेशंस क्या दी है। उन्होंने कहा कि भैया इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप लोग डायरेक्ट लिस्टिंग अलाउ करो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थ्रू द इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स और रेंज ऑफ फंडिंग मैकेनिज्म्स। काफ़ी टिपिकल टर्म रहेंगे इसके अंदर, ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, थोड़ा बहुत समझो। जिन्होंने इकोनॉमी कर ली है उन लोगों को बहुत इजीली समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं की है बेसिक लाइन के ऊपर बस ध्यान दो कि स्टॉक एक्सचेंज बनाने की बात की थी सोशल स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसके रिगार्डिंग कुछ की रिकमेंडेशन से कमेटी बनाई गई थी, भैया कुछ रिकमेंड करो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को कैसे बनाएंगे। तो क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, उन्होंने कहा था कि बॉन्ड वगैरह इशू करने के लिए और बाकी जो फंडिंग मैकेनिज्म के लिए डायरेक्ट लिस्टिंग अलाउ करो आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। फंडिंग मैकेनिज्म सजेस्ट किए गए थे, उसमें इंक्लूड करो फंडिंग मैकेनिज्म्स सजेस्टेड इंक्लूड सम ऑफ एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स जैसे कि सोशल वेंचर फंड्स अंडर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर सोशल वेंचर फंड्स को भी इंक्लूड करो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एक न्यू मिनिमम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विच विल रेट फंड अंदर। SSE के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस फंड रेज करेंगी उनके लिए एक मिनिमम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड तो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, इसमें कुछ है ही नहीं टफ, ये भी प्रपोज करना गया है। फिर प्रॉफिट सोशेबल एंटरप्राइज जो हो सकती हैं दे कैन ऑल्सो लिस्ट ऑन SSE विद एनहेंस्ड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। टू एनकरेज गिविंग कल्चर सम टैक्स इंसेंटिव्स हैव ऑल्सो बीन सजेस्टेड। कुछ टैक्स का एग्जेम्पशन वगैरह इंसेंटिव्स देने की बात की गई है, वो भी सजेस्ट किया गया है। अब ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये हम जान लेते हैं। एक नॉवेल कॉन्सेप्ट है इंडिया का सच एज बोर्स। बोर्स क्या होता है, देखो जो नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ होती हैं, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, उनका स्टॉक मार्केट को हम लोग बोर्स बोलते हैं, स्पेशली फ्रांस के अंदर उसको बोर्स बोलते हैं, ठीक है। एक नॉवेल कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए बोर्स की तरह से, जो सर्व करेगा प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर को, प्रोवाइडर्स बाय चैनलिंग ग्रेट कैपिटल टू दम। कैपिटल मतलब पैसा, चैनलिंग मतलब टू पे वे, और एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करेगा
ये जो भी हमारे नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादा कैपिटल जा सके, उसके लिए हम लोग एक एसएसई सेटअप करने की बात कर रहे हैं, जिससे फ्रांस में बोर्स है। इस प्रपोजल के मुताबिक एसएसजी को हाउस करेंगे विद इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि जो बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, एनएससी और बीएससी, उसी के विद इन इसको हम हाउस करेंगे। ये इससे क्या होगा, ये हेल्प करेगा एसएससी को लेवरेज लेने में। जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वहाँ से एसएससी को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। क्लाइंट रिलेशनशिप होगी, एक्सचेंज होगी, ऑन बोर्ड इन्वेस्टर्स की, डोनर, सोशल एंटरप्राइज वगैरह का, ये सब का एसएससी को फ़ायदा मिलेगा अगर हम इसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनएससी और बीएससी के साथ हाउस करेंगे तो। सिग्निफिकेंस क्या है इसी के साथ, विद दिस सोशल वेलफेयर एंटरप्राइज और नॉन प्रॉफिट्स कुड सून गेट टू रेज सो कॉल्ड सोशल कैपिटल ऑन ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, एडिंग द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग लाइवलीहुड्स रेवेज्ड बाय कोरोना वायरस पैंडेमिक। कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान जो भी लाइवलीहुड डिस्टर्ब हुए हैं, उनको सबको रीबिल्ड करने के लिए सोशल वेलफेयर एंटरप्राइज और नॉन प्रॉफिट्स को ईजीली सोशल कैपिटल रेज करने में हेल्प मिलेगी ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये जो रिकमेंडेशंस अगर इम्प्लीमेंट हो जाती हैं एज ए पैकेज, इससे रिजल्ट मिलेगा एक वाइब्रेंट और सपोर्टिव इकोसिस्टम का, विच विल इनेबल नॉन प्रॉफिट सेक्टर, ताकि वो रियलाइज़ कर सके अपना फुल पोटेंशियल, क्रिएटिंग सोशल इम्पैक्ट। समाज के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए नॉन प्रॉफिट सेक्टर जो है अपने फुल पोटेंशियल में काम कर सके। व्हाट इज़ द नीड फॉर सोशल कैपिटल? सोशल कैपिटल की ज़रूरत क्या है? सोशल कैपिटल होती क्या है? देखो, एक इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सोशल ग्रुप्स, ठीक है ना, जिसमें कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हों, शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, उसी को हम सोशल कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, उसकी नीड क्या है? इंडिया विल नीड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेशेंट कैपिटल टू रिपेयर एंड रीबिल्ड दोज लाइवलीहुड। जितना भी हमारा पैंडेमिक के दौरान लाइवलीहुड डिस्टर्ब हुआ है, उन सबको रिपेयर वगैरह करने के लिए हमको सोशल कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारी इकोनॉमी की बेटर होगा, यानी कि आपस में मेल जोल, तालमेल रखना, वो वाली चीज़ें। कन्वेंशनल कैपिटल जो प्रायोरिटाइज करती है फाइनेंशियल रिटर्न्स को, विल नॉट बी एबल टू कैरी सच ए बर्डन बाय इटसेल्फ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियलिस्टिक फाइनेंस है ना, वो पूरा का पूरा इस पैंडेमिक का जो बर्डन है, लॉकडाउन का जो बर्डन है, इकोनॉमी का जो बर्डन है, वो खुद में झेल नहीं पाएगा, वो कन्वेंशनल मेथड है। इसलिए हमको सोशल कैपिटल की ज़रूरत है। सोशल कैपिटल ऑन द अदर हैंड इज़ मोर सूटेड फॉर दिस रोल। इस रोल के लिए सोशल कैपिटल ही ज़्यादा योग्य है। It is not only patient, but goal is precisely to support and fortify social structure that are in danger of collapsing. कोविड-19 के कारण जो भी चीज़ें कोलैप्स होने के खतरे में हैं, उन सबको फोर्टिफाई मतलब मजबूत करना। किसी भी चीज़ के सराउंडिंग में आप फोर्ट बना देते हो, उसको मजबूत करते हो ना, तो फोर्टिफाई करना मतलब उस स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सोशल कैपिटल बहुत यूज़फुल है। वो बोल रहा है सोशल एंटरप्राइज क्या होते हैं। सोशल एंटरप्राइज एक रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस होता है, ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ये अचीव करता है एक सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हेल्थ केयर और क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना। दिस इन नो वे मीन्स दैट सोशल एंटरप्राइज कैन बी हाईली प्रॉफिटेबल। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये सोशल वर्क करेगा तो ये हाईली प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट मोस्टली सोशल एंटरप्राइज जो होते हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। दे ओनली कैच इज़, इनका जो प्रॉफिट होता है ना, वो वापस के वापस ये री इन्वेस्ट कर देते हैं सोशल प्रोग्राम्स के अंदर, इसलिए ये सोशल एंटरप्राइज बोलते हैं। आपको शायद इससे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में कभी पता ही नहीं होगा कि सोशल एंटरप्राइज होते क्या हैं। ग्लोबल एग्जाम्पल देते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज के। ये एग्जाम्पल ही आप याद रखना, इसमें डिटेल में गहराई में मत कूदना, लेकिन याद जरूर रखना क्या लिखा हुआ है। यूके, केनिया, कनाडा और सिंगापुर, 4 कंट्रीज़ के एग्जाम्पल की बात की गई है। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है लंदन के अंदर फंक्शन करता है मोर एज अ डायरेक्टरी, कनेक्ट करता है सोशल एंटरप्राइज को और पोटेंशियल इन्वेस्टर को, यानी कि वो डायरेक्टरी एक लिस्ट की तरह जहाँ पर डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन है, लोगों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है यूके वाला। केन्या का जो सोशल इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज है ना, वो कनेक्ट करता है वेटेड सोशल एंटरप्राइज को इम्पैक्ट इन्वेस्टर के साथ, फॉरेन इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कनाडा, इसको ओंटारियो गवर्नमेंट बैक करती है। इसका जो SPX है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है इन्वेस्टमेंट्स कनाडा की कंपनीज़ के अंदर और फंड्स जिनका पॉजिटिव सोशल और एनवायरमेंट इम्पैक्ट है। सिंगापुर की अगर हम बात करते हैं, जो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज है रन करता है एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन पार्टनरशिप विद द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मॉरिशस, यानी कि सिंगापुर वाला मॉरिशस के जो सोशल एक्सचेंज प्रोग्राम, सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो मॉरिशस के स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोऑपरेट करके, पार्टनरशिप करके काम करता है। ये ओपन है लिमिटेड एक्रेडिट इन्वेस्टर्स के लिए जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सोशल एंटरप्राइज क्या है बता दिया, SSC क्या है बता दिया, सोशल कैपिटल क्या है बता दिया। सेबी के की फंक्शन बता देते हैं। सेबी के की फंक्शंस होते हैं कि ये प्रमोट करता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, और मार्केट, ये जो सिक्योरिटी मार्केट होते हैं इसकी डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है। प्लस में स्टॉक एक्सचेंज का जितना भी बिजनेस होता है ना, सारा का सारा सेबी रेगुलेट करता है।
RT-PCR टेस्ट और वाई व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़ डन। RT-PCR से पहले आपको बताता हूँ कि प्रीवियस न्यूज़ के अंदर हम लोगों ने जो 1 जून की न्यूज़ थी उसमें हम लोगों ने किया था एलिशा टेस्ट वाला, उसके साथ कंपैरिजन किया था RT-PCR का। तो इसमें और उसमें कुछ खास डिफरेंस है नहीं इस न्यूज़ के अंदर, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको स्किप कर दें, बट चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। थोड़ा डिफरेंस भी है इसके अंदर। महाराष्ट्र में एक जगह है विदर्भ, वहाँ पर कुछ कंटेनमेंट जोन्स वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला कि भैया वहाँ पे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ना, फ्रंट लाइन वर्कर क्या होते हैं, डॉक्टर, नर्स, पुलिस पर्सनल, सैनिटेशन वर्कर, वो सारे के सारे हरक्यूलियन टास्क करते हैं। हरक्यूलियन टास्क वो होते हैं जहाँ पे बहुत ही ग्रेट स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भैया इन सब का ना RT-PCR टेस्ट करो। ठीक है, RT-PCR टेस्ट होता है रैपिड एंटीबॉडी और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। हुआ क्या है, ये अनाउंस किया गया था, एक PIL साइन की गई थी कि भैया ये जो पुलिस पर्सन वगैरह होते हैं इन सबका RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। उस PIL का आंसर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है। इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, कलकत्ता का हाई कोर्ट है, 1862 में बना था। आपको मतलब पता होना चाहिए, टोटल इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। कलकत्ता वाला जो है वो सबसे पुराना है, वो बना था तो 1862 के अंदर। ओके, नीड क्या है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो वो बहुत ही हरक्यूलियन टास्क करते हैं, वो वॉरियर्स हैं, हमारे सोल्जर्स इस प्रोसेस के अंदर, इसलिए उन वर्कर्स को भी कवर करना चाहिए डेफिनेशन ऑफ सस्पेक्टेड केसेस के अंदर, इसलिए उन सबका टेस्ट होना चाहिए। हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि RT-PCR को हम कैसे यूज़ करते हैं कोविड-19 के टेस्ट के लिए। जो पॉजिटिव एजेंट है कोविड-19 का वो SARS-CoV-2 वायरस है। ठीक है, ये एक RNA वायरस है। ऑलराइट, RNA वायरस क्या होता है, RNA वायरस जो होता है ना, जिसमें जो जेनेटिक इन्फो होती है ना वो स्टोर होती है RNA की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इन्फिल्ट्रेट्स अ हेल्दी सेल टू मल्टीप्लाई एंड सर्वाइव। ये दूसरे सेल को, जो हेल्दी सेल होता है ना, उसी के साथ इन्फिल्ट्रेट कर जाता है और मल्टीप्लाई करता है सर्वाइव करने के लिए। सर्वाइव करता कैसे, बेसिकली ये सारे की नॉन जो मैकेनिज्म्स होते हैं ना जेनेटिक वेरिएशन की, जहाँ वेरिएशन होती है ना उसको एक्सप्लॉइट कर देता है, तभी इसका सर्वाइवल हो पाता है। जो RT-PCR टेस्ट होता है ना, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है SARS-CoV-2 RNA। SARS-CoV-2 हमारे उस बेसिकली कोरोना वायरस का जो टेक्निकल नेम है वो SARS-CoV-2 है। बीमारी का नाम कोविड-19 है। RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसके अंदर हम RT-PCR के अंदर जो RNA होता है उसको कन्वर्ट करते हैं DNA के अंदर, जो कि प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, ताकि वायरस को डिटेक्ट किया जा सके। ये आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम स्पेसिफिक है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, RNA को कन्वर्ट करना DNA के अंदर। अब ये कैरी आउट कैसे होता है, जो SARS-CoV-2 होता है RNA जनरली डिटेक्टेबल होता है रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंस के अंदर, जो कि एक्यूट फेज होता है इन्फेक्शन का। एक्यूट फेज मतलब होता है, एक्यूट मतलब होता है शार्प, यानी कि जो इनिशियल और जो हाई फेज होता है ना इन्फेक्शन का, उस टाइम पे काम करता है। उसके लिए अपर और लोअर रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंस यानी कि जो नेजल के अंदर जो स्वैब्स वगैरह होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। सैंपल को हम ट्रीट करते हैं कुछ केमिकल सॉल्यूशंस के साथ, फिर उसमें सब्सटेंस है जैसे प्रोटीन और फैट होते हैं, उन सबको हम रिमूव कर देते हैं, और जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं ना RNA के, वही प्रेजेंट रहते हैं फिर उस सैंपल के अंदर। जो रियल टाइम RT-PCR सेटअप होता है ना वो यूजुअली 35 साइकिल का होता है, जिसका मतलब कि क्या होता है कि बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस कुछ 35 बिलियन न्यू कॉपीज़ बनती हैं, सेक्शंस ऑफ वायरल DNA के क्रिएट होती हैं ईच सेंड से, जो कि वायरस प्रेजेंट होता है सैंपल के अंदर। ये जो न्यू कॉपीज़ होती हैं वायरल DNA के सेक्शन की बनती हैं। द मार्कर लेबल अटैच टू द DNA स्ट्रैंड्स एंड देन रिलीज अ फ्लोरोसेंट डाई। एक फ्लोरोसेंट डाई होती है और उसी फ्लोरोसेंट डाई को जब मेजर करते हैं मशीन के कंप्यूटर के अंदर रियल टाइम में ऑन द स्क्रीन, तो कंप्यूटर ट्रैक करता है कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लोरोसेंस उस सैंपल के अंदर है ईच साइकिल, हर साइकिल के बाद। फिर जो अमाउंट होता है ना, सर्टेन लेवल ऑफ फ्लोरेंसेंस होता है, फ्लोरेंस के लेवल होते हैं, इतने लेवल के बाद आप बोल सकते हो कि भैया इसमें वायरस है या नहीं है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन RNA और DNA। देखो RNA जो होता है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और DNA जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो हमारा DNA होता है ना उसका जो जेनेटिक कोड होता है ना, जो रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, और इसके अंदर RNA के अंदर जो होता है ना बेसिकली जो इन्वॉल्वमेंट होती है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर होती है। ठीक है, RNA है वो हमारा एक शुगर राइबोस होता है, और DNA जो होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है शुगर डीऑक्सी राइबोस से। डिफरेंस बिटवीन RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ये चेक किया जाता है कि आपकी बॉडी ने कि किसी भी इस से रिलेटेड वायरस के प्रति जो एंटीबॉडी होती है, जो एंटीबॉडी होती है वाई शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला हमारा ये, एंटीबॉडी क्या होते हैं। एंटीबॉडी वाई शेप प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो एंटीजन होता है ना वो डिटेक्ट करता है कि कोई वायरस आया है, कोई फॉरेन बॉडी आई है, एंटीजन इन्फॉर्मेशन भेजता है, तो फिर एंटीबॉडी रिलीज होती है। एंटीबॉडी उस वायरस वगैरह के ऊपर आके चिपक जाती है। ठीक है, और उसको ट्रीट करती है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, या फिर उसके बाद
अगर न्यूट्रलाइज ही कर देती है, अगर वो जनरेट हो ही गई है तो एंटीबॉडी टेस्ट में हम ये चेक करते हैं आपके ब्लड सैंपल के अंदर कि आपकी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है। अगर एंटीबॉडीज़ हैं तो आप इम्यून हो उससे। आई थिंक ये लास्ट न्यूज़ है इसकी मेरे हिसाब से, तो नहीं होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो अगली भी पढ़ लेंगे। एनपीसीआई ने डिनाई किया कि भैया भीम ऐप का जो डेटा है उसमें कोई ब्रीच नहीं हुई है। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने एलीज किया था, इल्ज़ाम लगाया था कि भैया आपका जो पर्सनल डेटा है ना, मिलियंस के अमाउंट के अंदर भीम की जो पेमेंट ऐप है वो लीक हो गया है। तो हमें वही चेक करना था कि लीक हुआ है या नहीं हुआ है। एनपीसीआई ने बोला है कि जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने बोला कि भैया नहीं, ऐसा कोई ब्रीच नहीं हुआ है। ठीक है, इस जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक 409 गीगाबाइट का डेटा, जिसमें कि 7.26 मिलियन रिकॉर्ड यानी कि कुछ 72 लाख के आसपास रिकॉर्ड्स थे जो लीक हो गए हैं। अबाउट द ड्रॉप इंक्लूडेड, इसमें पर्सनल आइडेंटिफिकल इन्फॉर्मेशन जैसे आधार नंबर हो गया, रेजिडेंस का प्रूफ, बैंक रिकॉर्ड हो गया, कंप्लीट प्रोफाइल। हालांकि जो एनपीसीआई है उसने डिनाई कर दिया है, कहा कि एवरीवन टू नॉट फॉल प्रे टू सच स्पेकुलेशंस। इस तरह की सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन बोलते हैं सट्टेबाजी, उन्होंने कहा कि इस तरह की सट्टेबाजी जो कर रहा है उन सब के शिकार आप लोग मत बने। हम लोग जानेंगे भीम क्या होता है। भीम एक भारत इंटरफेस और मनी है, ठीक है, एक यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस है। इसको डेवलप किया है एनपीसीआई ने और एक रियल टाइम फंड ट्रांसफ़र है। ये लॉन्च हुआ था 2016 के अंदर। भीम ऐप के 3 लेवल होते हैं ऑथेंटिफिकेशन के, ठीक है, ध्यान होना चाहिए ऑथेंटिकेशन के। पहला स्टेप होता है उसमें ऐप बाइंड करती है डिवाइस की आईडी और मोबाइल नंबर, यानी कि जिस मोबाइल नंबर से आपका अकाउंट कनेक्टेड है ना, उस मोबाइल की नंबर के सिम के अंदर ही वो ऐप इंस्टॉल करके उसी अकाउंट को तभी एक्टिव कर सकते हो। सेकंड, यूज़र को एक सर्वर के साथ यूज़र को सिंक करना होता है अपना बैंक अकाउंट, ठीक है, ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने के लिए, यूपीआई हो उसमें चाहे यूपीआई एनेबल्ड ना हो। तीसरी बात, जब यूज़र सेटअप करता है ऐप को तो उसको एक पिन क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है उस ऐप में लॉगिन करने के लिए। जो यूपीआई पिन होता है वो यूज़र क्रिएट करता है, बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है उसमें ट्रांजैक्शन करने के लिए। एनपीसीआई क्या करता है? एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करती है हमारे रिटेल पेमेंट में और सेटलमेंट सिस्टम्स के लिए। ये एक इनिशिएटिव है आरबीआई का और इंडियन बैंक एसोसिएशन का, जिसके जो प्रोविजंस है वो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 फॉर क्रिएटिंग अ रोबस्ट पेमेंट और सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ये इंट्रोडक्शन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। इवन मैं तो कहूँगा शायद प्रीलिम्स में भी कहीं ना कहीं घूम फिर के आ सकता है कि भैया ये जो हमारा एनपीसीआई था, ये इसका इनिशिएटिव किसने लिया था? आरबीआई ने लिया था, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने लिया था, किसने लिया था? इसको इनकॉर्पोरेट किया गया कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है, ये सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन भी कह सकते हो, उसको रेगुलेट भी करती है अपना विद इन अपने ही मैटर को विद इन रेगुलेट करते हैं। ये कंपनी फोकस्ड है कि जो भी हमारे रिटेल पेमेंट सिस्टम्स है ना, उसके अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ताकि ग्रेटर एफिशिएंसी आए, और उसी के अंदर हम लोग इनोवेशंस की भी बात करते हैं, इनोवेशन भी हो उसके अंदर, ऑपरेशंस में एफिशिएंसी आए और जो पेमेंट सिस्टम्स है ना उनकी रीच को और वाइड किया जा सके। इनिशियल प्रमोटर्स जो हैं वो 10 कोर बैंक्स हैं हमारे, जो 10 कोर बैंक्स हैं वो इनिशियल प्रमोटर्स हैं हमारे। बाद में और बैंक्स भी ऐड हो गए थे, जैसे कि अपना एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, कैनरा, बड़ौदा, यूबीआई हो गया। 2016 के अंदर जो शेयर होल्डिंग थी वो 56 मेंबर बैंक्स तक एक्सपेंड कर दी गई थी। अब एनपीसीआई ऑफर क्या क्या करता है? एनपीसीआई और क्या क्या चीज़ें ऑफर करता है? एक तो करता है एनएफएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये एटीएम नेटवर्क होता है 37 मेंबर बैंक्स का, जिसमें 50,000 एटीएम्स कनेक्टेड है। एनपीसीआई की अथॉरिटी होती है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी, आईडीआरबीटी होता है। 14 दिसंबर 2009 को स्टार्ट किया गया था। आफ्टर टेकिंग ओवर एनएफएस एटीएम नेटवर्क हैज़ ग्रोन मैनी फोल्ड। जब से स्टार्ट हुआ तब से बहुत फोल्ड इंक्रीज हो चुका है। आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एईपीएस होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। ये सारे के सारे एनपीसीआई ऑफर करता है। सीटीज होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ठीक है, ये फैसिलिटेट करता है एक्सटेंडेड कट ऑफ टाइम टू एक्सेप्ट कस्टमर चेक्स बाय बैंक्स एंड रिड्यूसेस टाइम फॉर क्लियरिंग। रुपए आपको पता होगा, पहले वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड ज़्यादा चलते थे, फिर इंडिया ने अपने खुद की सर्विस स्टार्ट कर दी एनपीसीआई से रुपए, ठीक है। अभी तो डोमेस्टिक ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ में इसको अलाउ भी कर दिया गया है, लेकिन इसको कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड अलाउ करवाया जाए। नैक होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, यानी कि किसी को आप रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, सपोज करते हैं सैलरी वाले होते हैं, उनका पता होता है किसी की फिक्स सैलरी होती है तो वो रिपीटेटिवली जानी चाहिए, या फिर डेली या मंथली वीकली जो रिपीटेटिव पैसा जाता है उसके लिए आप लोग नैश का यूज़ करते हो। एबीपीएस आधार पेमेंट ब्रिज, एबीपी होता है सिस्टम, ये यूज़ करती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज जो कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र देना पड़ता है। जैसे मनरेगा हो गया, उन लोगों को पैसा देना होता है, उनके अकाउंट में जाना होता है, तो वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से जाता है, तो उसके लिए एबीपीएस का यूज़ किया जाता है। *99# एक यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज है, जिस मोबाइल के अंदर आप उस नंबर से आपका जो अकाउंट कनेक्टेड है, 2012 में इसको स्टार्ट किया गया था। *99# दबा करके आप उसको कुछ फीचर चेक कर सकते हो, अकाउंट का बैलेंस वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा।
यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है जो कि मल्टीपल बैंक से बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए अलाउ करता है एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। भारत बिल पे सिस्टम है जो कि आरबीआई और कॉन्सेप्टलाइज किया था आरबीआई ने, और इसको ड्राइव करता है एनपीसीआई। एनईटीसी क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, उसको एनईटीसी बोलते हैं। भीम आपको पता ही होगा, पेमेंट्स वगैरह के लिए होती है, सिंपल और ईजर ऐप होती है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र पेमेंट करनी होती है इसमें मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर वर्चुअल पे आई डी, ये यूपीआई आईडी के थ्रू। भारत क्यूआर, ये क्यूआर कोड के थ्रू करते हैं, इसमें ब्लैक स्क्वायर्स होते हैं, आपको पता है क्यूआर कोड क्या होता है। ऑलराइट, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआई, ये सारी की सारी सर्विस जो अभी अभी इतनी सारी बोली है, ये तो सारी सर्विसेज हैं। एटीएम को कंट्रोल कौन करता है? एनएफएस, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना इसके अंदर, ये देखो एनएफएस कंट्रोल करता है सारे के सारे एनपीसीआई के थ्रू ही एटीएम्स को। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई भी जस्ट अभी पढ़ लिया। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, ये एनएससीएच भी पढ़ लिया कि अगर रिपीटेटिव पैटर्न देना हो तो। एनएफएस पढ़ लिया, एटीएम वाला। 3 लेवल ऑथेंटिकेशन भीम के हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिए थे, पिन नंबर सेट करना होता है, फलाना फलाना करना होता है। दैट्स इट। फैक्ट और प्रीलिम्स हम लोग मंथली के एंड में पढ़ेंगे, 1-2 वीडियो के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोग वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो उनको पता होना चाहिए भैया कि क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे हैं ये, ठीक है। इसका अभी वो भी स्टार्ट कर दूंगा, मई की इनसाइट की मंथली करंट अफेयर वो अपलोड हो चुकी है। मैं इस वीडियो के बाद, आप लोग दिन में ही चेक कर लीजिएगा, एक वीडियो पहले उसकी पोस्ट हो जाएगी, ज़रूर देखना, रिवीजन होगी पिछले वालों की। जिन लोगों का रूटीन नहीं बन पाता, वीडियो देख देख के रूटीन बनाओ, ठीक है। काफ़ी देर हो गई है कॉन्स्टेंटली बोलते हुए। ओके, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।